मैं वैष्णवी क्लासेस से प्रफुल्ल सर इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और वो भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नए टाइप का। पुराने टाइप में आपने देखा था कि उसमें 5 अलग अलग ऑप्शन होते थे और आपको कोई एक ऑप्शन आंसर ग्रुप में ले लेना था। अभी जरा आप पहले पैटर्न को समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे बनाते हैं और कैसे कम से कम ज्यादा मेहनत किए हुए कम से कम मेहनत में हम लोग इसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप देखिए ब्लैक मार्कर से मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है ये पार्ट हमें इंप्रूव करना है। ब्लू कलर से हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ओनली ए ओनली बी, इधर ए और बी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड और नन ऑफ दिस। मतलब हमें चुनना है कि इन दोनों में से कौन यहाँ एडजस्ट हो रहा है। हो सकता है दोनों एडजस्ट हो सकता है कोई एडजस्ट नहीं हो सकता है कोई एक एडजस्ट हो। ऐसे ऑप्शंस में जाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर तरीका से बनाया जाए तो ये जल्द ही बन जाएगा। जैसे हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा गौर से देखा जाए। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेवेन्यू डिफिसिट वाज लो। ठीक है, आराम से आगे बढ़ते चलिए। इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देन बहुत ही काम का वर्ड हमें यहाँ मिला, इससे मालूम चलता है कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि लोअर भी कंपैरेटिव डिग्री है और लोअर भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब आपको यहाँ थोड़ा सर दर्द होगा तो 2 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे हैज लोअर ये एक्टिव वॉइस है और वाज लोअर ये पैसिव वॉइस है। गौर कीजिएगा, जैसे इट इज लो, तो लो का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इट पे। जब प्रभाव पीछे की ओर आता है सब्जेक्ट को होने लगता है तो पैसिव वॉइस हो जाता है। और अगर हम कहते हैं ही हैज बीन लो इन एग्जामिनेशन तो हमें हैज के बाद बीन लगाना पड़ेगा। मतलब ये सवाल एडजेक्टिव का है नहीं, ये सवाल है वॉइस का। अब आपको बस ये सोचना होगा कि द रेवेन्यू डेफिसिट जब वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो पैसिव वॉइस होने की बहुत प्रबल संभावना होती है। जब वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो जैसे मैंगो इज इटेन बाय राम, जब तक वाक्य का सब्जेक्ट राम था वो एक्टिव वॉइस था, राम इट्स मैंगो, और जैसे मैंगो को आगे लाया गया निर्जीव को, वो आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी हम लोग देंगे पैसिव और हमारा आंसर हो जाएगा बी, और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ओनली बी। इजी है। सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपको एडजेक्टिव रखा गया था। सवाल था वास्तव में पैसिव वॉइस का। वॉइस के स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखा जाएगा एक बार। अब आते हैं दूसरे सवाल में। सवाल लिखा गया है ही हैव बीन स्टेड। इतना तो हमें पता है कि ही के साथ हैव नहीं लगता है, या तो हैज होगा या फिर वाज होगा। अब जरा देखा जाए, लिखा गया है ही हैज बीन स्टेड इन द सेम हाउस, जरा गौर कीजिए, इन द सेम हाउस फॉर द लास्ट 10 years। जब फॉर या सिंस लग गया तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। अब इस दोनों में परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कौन है? तो आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए। हमने आंसर लगा दिया। सबसे आसान सवाल तीसरा सवाल। One of the major motives of levying any tax is to increase government revenue. Major motive behind, main motive behind और major aim of। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड है, मेजर है, मेन है और एम है, बिहाइंड है वगैरह। सबसे पहले देखा जाए वन ऑफ द मेजर मोटिव्स, मतलब और भी कुछ मोटिव्स हैं, और उसमें से सबसे बड़ा मोटिव ये है। और यहाँ क्या गया है वन ऑफ द मेन मोटिव्स, मतलब बहुत सारे मोटिव्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहले आप समझिए कि मेजर और मेन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मेजर का इस्तेमाल करते हैं उसकी मेजोरिटी को दिखाने के लिए, उसकी क्षमता को दिखाने के लिए, और मेन होता है इंटेंसिटी को दिखाने के लिए। गवर्नमेंट के जो भी इंटेंशंस होते हैं वो मेन होते हैं, ना कि मेजर होते हैं। आप कोई काम करते हैं, कोई प्लान करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वो मेन होता है। और दूसरी बात होती है कि यहाँ पर लिखा गया है मोटिव्स ऑफ, याद रखेंगे मोटिव्स के बाद हमेशा बिहाइंड लगेगा। एक शब्द में याद कर लेंगे, मोटिव्स के बाद हमेशा बिहाइंड लगेगा। सीधे आंसर लगा देंगे ए, आंसर आपका हो जाएगा ओनली ए। इसका ऑप्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है, जरा गौर से देखेंगे ओनली ए। आपका आंसर हो गया ओनली ए। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है हैड यू बीन टोल्ड अस अर्लियर वी वुड हैव, और क्या है वी वुड हैव हेल्प्ड यू। जब हैड से वाक्य शुरू हो, आगे वुड हैव लगा हो और फुल स्टॉप नहीं हो, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इस पे सवाल जरूर आता है एग्जाम में, जरा गौर किया जाए। हमने एक लाइन लिखा आई हैड इफ आई had money, I would have helped the poor.
जरा गौर से पूरे जरा पढ़ा जाए, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा इसको। अगर हम इसे ध्यान देते हैं तो लिखा गया है इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। ये बिल्कुल वही घटना है कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर ए बर्ड। कल्पना दो तरीके से बनता है, या तो वेयर का इस्तेमाल करके या हैड का इस्तेमाल करके। अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं राजा होता तो वेयर लगेगा। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास 4 हाथ होते, ये मेरे पास वाला सेंस आएगा तो हैड लगेगा। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प द पुअर। इसे लिखने का एक और तरीका है, ये लाइन बिल्कुल सही है। अगर इफ आया है, इफ बार हैड आया है तो वुड हैव तो आएगा, तो वो तो सही है, हैड तो रहेगा ही। अब जरा स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं। हम यहाँ पे इफ को हटा देते हैं और इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है हैड आई मनी। वर्ड क्या है? हैड आई मनी। बिल्कुल सही लाइन है, हैड आई मनी। अगर इफ को हटा दिया जाए तो हैड आगे आके या वेयर आगे आके काम को पूरी तरह सही कर देते हैं। अब यह लिखा गया है हैड यू बीन टोल्ड। अच्छा, एक बात नॉर्मल में देखा जाए, हैड यू बीन टोल्ड अस अर्लियर, तो ये तो श्योर है कि हैड यू भी हो सकता है और इफ यू हैड, ये दोनों सही है। हैड के बाद सब्जेक्ट तो हैड के बाद सब्जेक्ट, और इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड। हमने लिखा था इफ आई हैड मनी, तो इफ के बाद आई। स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ लिखा गया है पैसिव और यहाँ लिखा गया है एक्टिव। आपको ये देखना है हैड यू बीन टोल्ड अस, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये फिर पैसिव वॉइस है। तो बिल्कुल टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है। जब टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो पैसिव नहीं बनता है। अब याद रखिएगा, मैंगो इज इटन बाय राम, इटन के बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा। जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब कि ये एक्टिव होगा। और एक्टिव में ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ईदर ए और बी। हमारा आंसर हो जाएगा ईदर ए और बी। आप गौर से सभी क्वेश्चंस को देख लें और आप गौर से देखें कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पैसिव स्ट्रक्चर से है और कुछ प्रीपोजिशन से है, मोटिव बिहाइंड, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पैसिव स्ट्रक्चर से है। अर्थात अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेक्शन में स्कोर करना है तो आपको पैसिव स्ट्रक्चर और पैसिव पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनाने होंगे, नहीं तो ये सेक्शन स्कोर नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं अपने अगले वीडियोस में पैसिव स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चंस बनवाऊंगा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को दूंगा ताकि एग्जाम में ये सेक्शन बनाया जा सके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।